हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ए कोड ऑफ कंडक्ट, बोथ या नन ऑफ द दिस। इसमें से हमको बताना है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, बोथ है या नन ऑफ द दिस। यस, अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी है, कोड ऑफ कंडक्ट भी है। मतलब इसके अंदर पता चल जाता है कि क्या काम करना है, कैसे होगा, और कहीं ना कहीं हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी पता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटर्न के अंदर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर हमको बता दी जाता है कि जो भी हमारी अकाउंट्स की जो ट्रांजैक्शंस होती है उनकी पहचान करना, उनको मेजर करना, उनके साथ कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है, ये सारी बातें हमको पता चल जाती हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रियलिटी में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो रिटर्न में है और काफ़ी सारी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। तो इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर हमको पता है कि ICAI है ना, जो हमारा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अकाउंटिंग को लेकर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 इज रिलेटेड विद, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 19 है इसका रिलेशन किसके साथ है? लीज के साथ, इंटेंजिबल एसेट्स के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, या कैश फ्लो के साथ। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के बारे में बताना है, ये किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 डेफिनेटली हमारा लीज की पॉलिसी से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। लीजेस पट्टे बोलते हैं, आपने सुना होगा कि लीज होल्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ सालों के लिए हमको प्रॉपर्टी मिल जाती है किराए पे, 100 साल 50 साल, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज होल्ड प्रॉपर्टी के लिए एक एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी बंदा प्रॉपर्टी लेता है तो उसको कुछ टाइम के लिए प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका एक एग्रीमेंट होता है, दैट इज लीज होल्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय, भारतीय लेखांकन मापकों को कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्या लगता है आपको? यस, यस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रियलिटी में यहां पर हमारा ये ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यस, ICAI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इन इंडिया टॉक्स अबाउट, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो किसके बारे में बात करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, या इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्या लगता है आपको, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो किसके बारे में बात करता है? यस, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। यस, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लीट सब्जेक्ट भी स्टडी किया था, तो वहां पर लिखा हुआ है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Dash are set of accounting standard notified by the Ministry of Corporation Affairs which are converged with the International Financial Reporting Standards। कॉरपोरेट मामलों में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लेखांकन मापकों के सेट हैं जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों से अभिसरण है। ये क्या है? डैश फिल करना है अपने को, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एग्जैक्टली, दिस इज द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंडिया में कंपनियों के द्वारा अपनाया गया एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो कॉरपोरेट के जितने भी मामले होते हैं ना, वो मंत्रालय द्वारा पूरा का पूरा दिया हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा सेट है अकाउंटिंग्स को लेकर। तो जो हमारा 1977 था, हमारा ईयर 1997, तो एक इसको एक कॉरपोरेशन के फॉर्म में
जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हमने एस्टेब्लिश किया था 1977। यस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश कलेक्टेड थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स इज शोन अंडर द हेड ऑफ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार जो शेयर्स हम इशू करते हैं उसके द्वारा जो भी हम रोकड़ प्राप्त करते हैं उसको कौन से हेड में दिखाते हैं? कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या कैश फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, जो हम कैश कलेक्ट करते हैं ना इशू ऑफ शेयर से, उसको हम कहाँ दिखाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग जो शेयर इशू करने से जो हमारे पास पैसा आता है उसको कहाँ दिखाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा हमने टॉपिक स्टडी भी किया भी था और वहां के अकॉर्डिंग आपको पता भी होगा। यस, हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो जहां जहां हम फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है तो डेफिनेटली फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती हैं। तो डेफिनेटली अगर हम शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, तो ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि हमको फाइनेंस के लिए पैसा चाहिए ना, तो डेफिनेटली हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इश्यू ऑफ शेयर्स, तो डेफिनेटली हमारा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हेड में ही आने वाला है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर सी बनेगा इसके अकॉर्डिंग। क्या? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल एज द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड डेप्रिसिएशन टू चार्ज ऑन ए। ये हमारा यस कंपोनेंट बेसिस के घटक के टॉपिक एक पार्टिकुलर हर एक प्रॉपर्टी के हिसाब से हम चार्ज करते हैं, कंपोनेंट बेस होता है। ठीक है, काल्पनिक आधार पे भी नहीं होता और सुपरवेशनरी बेसिस पे भी नहीं होता, नोशनल बेसिस पे भी नहीं होता, डेफिनेटली कंपोनेंट बेसिस पे होता है। हमारे कंपोनेंट होती है ना प्रॉपर्टीज, तो उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर चार्ज करते रहते हैं। यस, इट इज द कंपोनेंट बेसिस। तो डेप्रिसिएशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हम कंपोनेंट के बेस के ऊपर चार्ज करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is not used in inflation accounting? मुद्रास्फीति लेखांकन में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? गियरिंग एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट, या शेयर कैपिटल एडजस्टमेंट। यस, यस, शेयर कैपिटल एडजस्टमेंट। यस, ठीक है, यस, कैपिटल शेयर कैपिटल एडजस्टमेंट का यूज हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग अदर देन नेचुरल रिसोर्सेज, वेस्टिंग एसेट, एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गुडविल एंड द लाइफ स्टॉक इज डील्ड बाय द विच अमंग द फ्लोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। प्राकृतिक संसाधनों के अलावा मूल्य ह्रास का लेखांकन, परिसंपत्तियों का दुरुपयोग, अनुसंधान एवं विकास पर खर्चे, सुनाम व पशुधन, इनमें से किस लेखा एएस से संबंधित है? अकाउंटिंग 6, 15, 12 या 9? बताओ। यस, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है ना, अकाउंटिंग नंबर 6, ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से रिलेटेड है और जितने भी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं डेप्रिसिएशन लगाने लायक होती है तो उनके उनसे रिलेटेड होता है, सिवाय जो हमारे फॉरेस्ट हैं, वृक्षारोपण है, ये वो रिसर्च एंड ये सब ऑन गुडविल लाइफ स्टॉक, इनके अलावा सब पर होता है। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। Which of the following is an investment activity as per accounting standard 3? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हमारी इसमें से कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? कैश इन हैंड, इंटरेस्ट पेड, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमको बताना है कि इसमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है।
यस, एग्जैक्टली राइट। बताओ 10th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और बताओ, बाकी भी बताओ। अनु का बिल्कुल ठीक है। इसमें से कौन सी आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है? कैश इन हैंड, इंटरेस्ट पेड, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? कैसे? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 एक्टिविटी होती है ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो इनमें से ये कैसे हुई है? ओके ममता, करेक्ट। दर्शन आप बताओ, आपका ए कैसे आ रहा है? यस, डी होगा ना, क्योंकि जब जब हम प्रॉपर्टीज में पैसा लगाते हैं या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं या किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, ये सारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन इशूड बाय द आईसीएआई? कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो आईसीएआई ने इशू किए हुए हैं? टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताने हैं हमको। 12, 22, 32 या 42? 12, 22, 32, 42? यस, 32 है ना। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैड बीन इश्यूड बाय, लागत लेखा मानक नियमन द्वारा जारी किए जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? क्या लगता है आपको? जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं कौन इशू करता है? यस, इट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ द कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच वन एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन? अमलगमेशन से रिलेटेड कौन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? 6, 8, 10 या 14? अमलगमेशन। यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फ्लोइंग मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन विथड्रॉन बाय द आईसीएआई? आईसीएआई ने निम्न अनिवार्य लेखा मानकों को वापस ले लिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर या लिमिटेड रिवीजन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 या लिमिटेड रिवीजन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 ये लिमिटेड रिवीजन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21? आपको क्या लगता है? विच ऑफ द फ्लोइंग मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन विथड्रॉन बाय द आईसीएआई? कौन सा ऐसा है जो लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वापस ले लिया है? 32, S2, 11 या 21?
वैसे ना आईएएसआई के अकॉर्डिंग हमारा ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीए के अकॉर्डिंग हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है जो उन्होंने वापस लिया है, बट हमारी जो कमेटी है ना उसके अकॉर्डिंग वो लोग मानते हैं कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 को उन्होंने सही आंसर माना है, ठीक है। जो हमारा एसएससी डिपार्टमेंट है उन्होंने 32 माना है। तो S30 31 32 को अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, पर ऐसा है कि जल्दी इम्प्लीमेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। वैसे तो पहले भी ये क्वेश्चन आया था, उसके अकॉर्डिंग भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 को वापस लिया गया है, डेफिनेटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से रिलेटेड टॉपिक आता है ना, तो आप 8 को टिक कर देना कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है जो मैंडेटरी फॉर्म में वापस ले लिया गया है। बट अगर आपको क्वेश्चन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 मिले 8 की जगह, तो 32 को टिक कर देना आप। तो डेफिनेटली यहाँ पर 32 को टिक कर देंगे अभी, क्योंकि एसएससी डिपार्टमेंट ने इसको 32 ही आंसर बोला है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। As per the accounting standard 6 issued by the ICAI on the depreciation under which the circumstance the method of depreciation may be changed। मूल्यह्रास पर ICAI द्वारा जारी लेखांकन मानक 6 के अनुसार किन परिस्थितियों में मूल्यह्रास की विधि बदली जा सकती है? When the adoption of no method is required by the statute, yeah, when it is required by the compliance with the accounting standard, yeah, when it is considered that the change would result in more appropriate preparation or presentation of the financial statement। आपको क्या लगता है किस सर्कमस्टांसेस के अंदर हम इसमें चेंज कर सकते हैं? यस, इन तीनों के तीनों केसेस में, ठीक है। तो ये आंसर अगर लगाएं तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। हमारा एक फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए था। उसके अकॉर्डिंग इन तीनों के तीनों केसेस के अंदर हम डेप्रिसिएशन के मेथड्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंदर लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज डेफिनेटली कर सकते हैं तीनों। यस, ऑल तीनों केसेस के अंदर हो सकता है डेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट्स आर डबल द करंट एसेट्स एंड द हाफ द कैपिटल। इसमें क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड एसेट डबल है करंट एसेट्स की एंड हाफ द कैपिटल, कैपिटल की हाफ है। The current assets are the 3 lakh and the investment are the 4 lakh. Then the current liability is recorded in the balance sheet will be। तो हमको बताना है कि करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे कितना होगा। बट एक बात का ध्यान रख लेना, पहले से आपको बता रहा है कि फिक्स एसेट करंट एसेट की डबल है, बट हाफ किसकी है? कैपिटल की। अब क्वेश्चन के अंदर हमको बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा है। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो करंट एसेट्स हैं वो कितनी है? 3 लाख। इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास? 4 लाख। हमको बताना है कि क्वेश्चन के अंदर करंट लायबिलिटीज को बुक्स में हम कितना रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ हमारे पास करंट लायबिलिटीज को आप बुक्स में कितना रिकॉर्ड करने वाले हो? यस, इसका आंसर दोगे तो कितना आएगा जल्दी से बताओ। वैसे भी अगर ध्यान से देखें तो आप देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है। कहता है कि फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स की डबल है। तो करंट एसेट्स कितनी है? 3 लाख। तो फिक्स एसेट कितनी हो गई? 6 लाख। और फिर क्या कह रहा है कि जो फिक्स एसेट्स हैं वो कैपिटल की हाफ है। तो इसका मतलब है कि कैपिटल इसका डबल है। अगर फिक्स एसेट्स कैपिटल का हाफ है तो कैपिटल इसकी कितनी हो गई? कैपिटल फिक्स एसेट की डबल हो गई, है ना। अगर कैपिटल 12 लाख है तभी तो फिक्स एसेट्स की हाफ है। तो अब हमको क्या बताना है? अब ये सारी आइटम तो हमारे पास आ गई। अब इन सारी आइटम्स के बारे में आने के बाद आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं बता सकते हो कि हमारी कैपिटल कितनी हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यस अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स देखो कितनी आएगी।
ध्यान से देखो, टोटल एसेट्स में क्या आ गया, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट्स, इन तीनों को टोटल कर दो, 6 4 10 और 3 13। ठीक है, तो 13 लाख क्या हो गई हमारे पास टोटल एसेट्स, क्या हो गई टोटल एसेट्स हो गई 13 लाख रुपए। अब 13 लाख रुपए में से अगर हम कैपिटल को माइनस कर दें, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड का टोटल एक ही होता है ना, बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल एक ही होता है, बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल इक्वली होता है, तो टोटल एसेट्स जितनी होगी टोटल लाइबिलिटीज भी उतनी होगी। तो 13 लाख रुपए में से आप कैपिटल को माइनस कर दो 12 लाख रुपए, तो डेफिनेटली हमारे पास 1 लाख रुपए का सीधा क्या आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करके एक बार थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करके भी देख लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज लीस्ट कंसर्न फॉर, वित्तीय प्रबंधन का कम से कम एक संबंध है क्या, एलोकेशन ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, एस्टेब्लिशमेंट एसेट मैनेजमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलीज कंसर्न फॉर, वित्तीय प्रबंधन का कम से कम संबंध किससे होता है, ग्रोथ प्रॉफिट रेशियो से होता है, क्योंकि वो कम से कम बिजनेस में जानना चाहते हैं ना कि फ्यूचर में उनके लिए क्या होने वाला है, प्रॉफिट्स को मेजर करना, हमारी पूरी मतलब पूरी कैपेसिटी को चेक करना। ठीक है, तो इसलिए ये ग्रोथ प्रॉफिट रेशियो से ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डज द क्लोजिंग द एक्सपेंस अकाउंट स्टेट, व्यय खातों को बंद करने का क्या मतलब होता है, जब हम एक्सपेंसेस के खातों को बंद करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये तो आपने 11th में स्टडी किया होगा, है ना। एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं वो कहाँ पे जाके बंद करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके बंद कर देते हैं। तो उनको रियलिटी में तो बंद होते ही नहीं है, वो तो ट्रांसफर करके फेंकना होता है उनको, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो कुछ तो चले जाते हैं, मान लो ट्रेडिंग में खुल जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो उसको तो हम ट्रांसफर करके ही बंद करते हैं। तो डेफिनेटली देख लेना, ट्रांसफरिंग द डेबिट बैलेंस इन द एक्सपेंसेस अकाउंट टू द क्लियरिंग अकाउंट कॉल्ड द इनकम समरी, व्यय खातों में डेबिट शेष राशि को एक संशोधन खाते में हस्तांतरित करके जिसका नाम आय सारांश है। इनकम स्टेटमेंट्स होती है ना, जैसे मैंने बताया था इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहां पर ही बंद कर देते हैं। पता है ना ये बात, तो यस, तो वहां पे जाके उसको ट्रांसफर कर देते हैं एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज व्हाट डज क्लोजिंग द इनकम समरी अकाउंट स्टेट फॉर द, जो हमारे इनकम समरी अकाउंट्स होते हैं उसको क्लोज करने का मतलब क्या होता है, इनकम समरी अकाउंट्स को क्लोज करने का मतलब क्या होता है। अब ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। यस, ऑप्शन देखो, ट्रांसफरिंग द डेबिट बैलेंस और डिविडेंड अकाउंट और रिटेन अर्निंग, इसका मतलब ये तो नहीं है। अब ट्रांसफरिंग द डेबिट बैलेंस इन द एक्सपेंस अकाउंट, ये भी नहीं करते हम तो, है ना, एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर क्यों करेंगे। फिर थर्ड ऑप्शन देखो, ट्रांसफरिंग द क्रेडिट बैलेंस इन द रेवेन्यू अकाउंट टू ए क्लियरिंग अकाउंट कॉल्ड द इनकम समरी। फिर देखो, ट्रांसफरिंग द बैलेंस, यस, ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ इनकम समरी अकाउंट टू द रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट, आयकर सराश खाते में शेष को बनाए रखने वाली कमाई खाते में स्थानांतरित करना, कमाई खाते में। ठीक है, तो इसका आंसर डेफिनेटली हमारा डी होगा, ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ द इनकम समरी अकाउंट टू द रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट। ठीक है, तो जितना भी हमारा होता है हम उसको कहीं ना कहीं, हमारा एक परमानेंट अकाउंट तो होता नहीं है, टेम्परेरी सा होता है, तो जब भी हमारा समापन होता है, जब भी हमारा डिसोल्यूशन होता है, तो वहां पर हम करते हैं ऐसे टेस्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसके अंदर हम नेट इनकम की बात को लेके चलते हैं। ठीक है, यस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे थोड़े से डिफरेंट हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारे कुछ क्वेश्चन इंश्योरेंस को लेकर आ रहे हैं। इसमें से भारत में बीमा उद्योग का नियामक रेगुलेटर कौन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन द इंडिया।
इसमें से भारत में बीमा उद्योग का नियामक रेगुलेटर कौन है? विच अमंग द फ्लोइंग इज द रेगुलेटर फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया? पहला ऑप्शन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेकंड इज इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, थर्ड इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड द फोर्थ वन इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया.